नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ट्विस्टिंग ब्रेन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संविधान के भाग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग अपनी कॉपी और पेन को लेकर बैठें, जिससे आप कोई भी नई जानकारी अपनी कॉपी में लिखकर याद कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग और अनुच्छेद। जैसा आप लोगों को पता होगा, मूल रूप से संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 25 भाग और 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। चलिए इस वीडियो में अब हम भाग को पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोग अगर भाग को लिखेंगे तो तब तो वो सिर्फ 22 भाग ही होंगे, लेकिन अगर हम भाग की गिनती करेंगे तब ये 25 हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि भाग 4 है तो भाग 4 का है, भाग 9 है तो भाग 9 का तथा 9 का खा। इस प्रकार जब गिनती करते हैं तो वो 25 हो जाते हैं, और अगर लिखते हैं तो 22 भाग ही हैं। भाग 1 दे रखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। जैसा कि हमने अनुसूचियों वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि भाग 1 हो चाहे अनुसूची 1 हो चाहे अनुच्छेद 1 हो, तीनों में राज्य और संघ की बात कही गई है। जैसे राज्यों का गठन, संघ शासित प्रदेशों का गठन और उनके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन या नए राज्यों का गठन, सब कुछ है जो भाग 1 में ही आएगा। तो इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। नेक्स्ट है भाग 2। इसमें नागरिकता के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। पहले तो आपको बता दें, नागरिकता जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। संविधान में ब्रिटेन से ये नागरिकता को लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन सी? पहला तो जन्म से ही भारतीय हो, ठीक है। दूसरा, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, जैसे भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो, ठीक है। एक देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं कि भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। एक पंजीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, एक भूमि विस्तार द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गए नागरिकता प्राप्त करने वाले। अब होता है भारतीय नागरिकता का अंत कैसे करेंगे, ठीक है, कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे कैसे हो सकता है। जैसे कि नागरिकता का परित्याग कर दो, ठीक है। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लो तो आपको इस देश से नागरिकता नहीं मिलेगी। सरकार द्वारा नागरिकता, अगर सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है तो भी आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। तो नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, अनुच्छेद 5 से 11। अब आता है हमारा भाग 3। इसमें क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है, ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, मतलब यूएसए से लिया गया है। संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, मतलब मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मूल रूप से संविधान में कितने थे मौलिक अधिकार? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। चलिए 6 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं।
पहला अधिकार है हमारा समता या समानता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा है। क्यों कहा है? यदि कोई मौलिक अधिकार में हनन होता है तो व्यक्ति के पास शक्ति है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत ये अपील कर सकता है जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तब। चलिए नेक्स्ट भाग 4, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। यह समाज की भलाई के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। इसी में समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये जो है सब नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है 36 से 51। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारा जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद। दूसरा आता है नागरिकता 5 से 11। नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तीसरा आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार में? 12 से 35 तक। चौथा आता है हमारा ये नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और इनके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? 36 से 51 तक हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 4 का। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद इसमें एक ही है। कौन सा? 51 का या फिर कह लो 51A। मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसे कहाँ से लिया गया है? इसे रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा और किस सन में जोड़ा गया था। तो 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे? आज की तारीख में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले तो 10 थी, लेकिन एक 86वां संशोधन द्वारा एक और बढ़ा दिया गया। कौन सा? माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। जो 10 हैं उसमें क्या है? प्रत्येक नागरिक का पहला है जो हमारा, वो कह रहा है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है। सेकंड है हमारा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है भारत की संप्रभुता भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
छठा है हमारा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और 10वां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। चलिए 11वां एक बार फिर बता देते हैं क्या है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 46वां संशोधन द्वारा। लिख देते हैं आपके लिए 46वां संशोधन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है भाग 5, संघ के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 से 151 जो है, इसे आसानी से याद करने के लिए हम लोग इसे 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। पहला है हमारा कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उनकी योग्यताएं, उनके द्वारा शपथ और उनका महाभियोग जो है, और उनके पद की रिक्ति को भरने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है, इन सभी का जो वर्णन है इन्हीं अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है। और मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, भारत का महान्यायवादी, सरकारी कार्य का संचालन, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है, ये सब जो है अनुच्छेद 52 से 78 तक के बीच में दिया गया है। नेक्स्ट है दूसरा पार्ट, संसद, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक। इसमें क्या कहा गया है? इसमें संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, सदन के सदनों की अवधि, सदन के सत्र, सत्रावसान और विघटन, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार क्या क्या हैं, संसद के अधिकारी, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सभी की जानकारी जो है अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक दी गई है। नेक्स्ट है अध्याय तीसरे में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123। ठीक है। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति होगी। ठीक। और चौथा है हमारा केंद्रीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147 तक। इसमें क्या कहा गया है? इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, न्यायाधीशों के वेतन, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति और उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, और जो भी है जैसे कि न्यायाधीशों की उपस्थिति, न्यायाधीशों का पुनर्वलोकन, उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जो भी दिया गया है हाई कोर्ट से रिलेटेड, सब इसी में दिया गया है। अब भाग 5 है हमारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 तक। ठीक है। इसमें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप, इन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा भाग 6। इसमें जो है राज्य की बात कही गई है। भाग 5 में संघ की बात कही गई है और भाग 6 में राज्य की बात कही गई है। अनुच्छेद 152 से 237 तक दिए गए हैं। ठीक है। इन अनुच्छेदों को आसानी से याद करने के लिए 152 से 237 तक इन्हें 6 भागों में तोड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में जब तोड़ेंगे तो इसमें अनुच्छेद 152 दिया गया है। अनुच्छेद 52 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दिया गया है। ठीक है। सेकंड अध्याय में अनुच्छेद 153 से 167 तक। इसमें क्या? इसमें राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ, राज्यपाल की पदावधि, उनकी योग्यताएं, शर्तें और शपथ।
ठीक है, इसके बारे में बताया गया। और क्या बताया गया, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य उपबंध जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, वगैरह वगैरह ये सब दिया गया है। और राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा वो बताया गया है। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या हैं ये सब इसमें बताया गया है। और थर्ड आता है अनुच्छेद 168 से 212 तक। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें दिया गया है राज्य का विधानमंडल, विधान परिषदों की संरचना, सदन या सदन में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, ये सब जो है अनुच्छेद 168 से 212 तक बताया गया है। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 213। इसमें क्या है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्तियाँ बताई गई हैं। ठीक है, क्या बताया गया 213 में, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। ठीक है, 5 है हमारा, 5 पार्ट है अनुच्छेद 214 से 232। इसमें क्या बताया गया है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें, न्यायाधीशों के वेतन, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये सब जो है अनुच्छेद 214 से 232 तक बताया गया है। ठीक, 6 पार्ट है हमारा अधीनस्थ न्यायालय, 233 से 237 तक। ठीक है, इसमें क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्तियां या कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, ये सब जो बताया गया है 233 से 237 तक। नेक्स्ट है भाग 7। ठीक है, पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियम। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियम दिए गए, यह संविधान द्वारा निरस्त कर दिया गया। 7वां भाग जो है संविधान द्वारा निरस्त कर दिया, 7वां संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, अब आता है हमारा भाग 8। इसमें क्या है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक। इसमें क्या कहा गया है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति को शक्तियाँ, जैसे जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप या पांडिचेरी एक्सेट्रा। ठीक है, इन संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और अनुशासन के लिए विनियम बना सकेगा कौन, राष्ट्रपति बना सकेगा। केंद्र में राष्ट्रपति तो हैं, तो राष्ट्रपति ये सब कर सकता है। नेक्स्ट है भाग 9। भाग 9 जो है पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ग्राम सभा, पंचायत की संरचना, स्थानों का आरक्षण, पंचायत की अवधि कितनी होगी, पंचायत की शक्तियाँ क्या क्या हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा भाग 9 का या 9 का ए कह लो या 9 का कह लो। इसमें किसके बारे में बताया गया है, नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक।
ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, नगर पालिकाओं का गठन कैसे करना है, संरचना उनकी, नगर पालिकाओं की अवधि, वार्ड समितियां बनाना आदि का गठन और संरचना, नगर पालिकाओं का निर्वाचन कैसे करना है, और महानगर और जिला योजना के लिए समितियां बनाना और इनकी भी अवधि, उत्तरदायित्व, शक्तियां जो भी होते हैं नगर पालिकाओं के, ये सब जो बताए गए हैं भाग 9 के काम बताए गए हैं। ठीक है। और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 243 से 243 जेड जी, और इसके कहाँ थे 243 से 243 ओ तक। ठीक है, दोनों की याद रखिएगा। अब आता है 9 का खा कह लो या 9 का बी कह लो, 9 का बी। इसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 243 एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाग 9 में क्या है, 243 से 243 ओ, इसमें 243 पी से 243 जेड जी, इसमें 243 जेड एच से 243 जेड टी। ठीक है, तो भाग 9 का बी में क्या बताया गया है, सहकारी समिति संगठन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल कि एक विशेष बस्ती के विद्यार्थी विभिन्न कक्षाओं की पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु एकत्र होकर एक सहकारी समिति बनाते हैं। ठीक है, अब वे प्रकाशकों से सीधे ही पुस्तक क्रय करके विद्यार्थियों को सस्ते दामों पर बेचते हैं। क्योंकि वे सीधे प्रकाशकों से ही पुस्तक क्रय करते हैं, इसलिए मध्यस्थों के लाभ का उन्मूलन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 244 से 244 ए तक। इसमें जो है किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा भी है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा भाग 11 राज्यों और संघ के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263। इसे भी हम 2 भागों में तोड़ लेंगे। ठीक है, कौन कौन से, पहला है हमारा पार्ट 1 जो है अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 विधायी संबंध। ठीक है, संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करना। ठीक है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्तियाँ, यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्तियाँ। ठीक, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को वेतन प्रक्रिया के विषय मानना, ये सब जो है अनुच्छेद 245 से 255 तक दिया गया है। पार्ट 2 में क्या है, प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से 263। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें राज्यों की और संघ की बाध्यता, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता करना, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, जल संबंधी विवाद जैसे अंतर्राज्यीय नदियां या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय करना। ठीक है, और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करवाना, ये सब किसके काम है, संघ के काम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाग 12। इसमें क्या, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और बाद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 264 से 300 ए तक। कहाँ से कहाँ तक, 264 से 300 ए तक। इसे भी हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहला है हमारा वित्त, अनुच्छेद 264 से 291 तक। इसमें क्या कहा गया है, इसमें विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना,
कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के किए जाने वाले व्यय के बारे में, लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त बाध्यकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा करना, ठीक है, उनकी रक्षा करना, कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। ये सब जो है अनुच्छेद 264 से 251 तक बताया गया ये वित्त के बारे में, ठीक। अब इसका आता है पार्ट सेकंड 292 से 293, ऋण। जैसे इसमें लिखा है ऋण, तो इसमें सिर्फ उधारी के बारे में बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना और राज्यों द्वारा उधार लेना, इन दोनों के बारे में बताया गया है। थर्ड है इसमें संपत्ति अनुबंध अधिकार, देयताएं, दायित्व और छूट, अनुच्छेद 294 से 300 तक। इसमें जो है इन सभी के बारे में बताया गया है, जैसे संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और बाद, इन सब के बारे में बताया गया है। चौथा पार्ट है संपत्ति का अधिकार, जो हम लोगों का मूल अधिकार है, इसे हटा दिया गया। इसे किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? 300A के तहत रखा गया है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अंतर्गत 300A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भाग 13, भारत के भीतर, क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध, अनुच्छेद 301 से 307 तक। इसमें क्या कहा गया है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंध आरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित हों, ठीक है। और व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियां पर निर्वर्धन, ठीक है। ये सब जो है भाग 13 में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। इसमें जो है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्तियां और सेवा की शर्तें। भारत में कितनी प्रकार की सिविल सर्विसेज हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सिविल सेवाएं और राज्य सिविल सेवाएं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन से आते हैं? वही सब IAS, IFS और IPS, ठीक। अब और क्या है इसमें? संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदाविधि, इनकी कितनी पदाविधि है, ठीक है। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबित किया जाना, ये सब जो है भाग 14 में आते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, अनुच्छेद 308 से 323 तक। नेक्स्ट है हमारा भाग 14 का A कह लो या फिर का कह लो, न्यायाधिकरण, 323 से 323B तक, 323A से 323B तक। इसमें क्या है? इसमें यह जो है पहले तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया है। इसमें जो है 2 अर्धन्यायिक संस्थाओं के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी? पहली है CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। दूसरी है SAT, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। इसे हिंदी में कहेंगे केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण। इन 2 संस्थाओं के बारे में भाग 14 का A में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा भाग 15, चुनाव या निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329A तक, ठीक है। इसमें जो है भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसके क्या क्या कार्य होते हैं? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना और चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। ये सब जो है भाग 15 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा भाग 16,
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक इसमें दिया गया है भाग 16 को। ठीक, इसमें क्या दिया गया है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का स्थानों का आरक्षण। वैसे ही राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का निर्माण किया गया। और पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई। ये सब जो है भाग 16 में किया गया है। कौन से, कुछ वर्गों के विशेष संबंध में विशेष प्रावधान में यही सब किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भाग 17, आधिकारिक भाषा, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। इसे हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है संघ की भाषा। ठीक, अनुच्छेद 343 से 344 तक इसमें क्या कहा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और राज्य की राजभाषा। ठीक है, इस सब के बारे में कहा गया है। सेकंड पार्ट में क्या है, क्षेत्रीय भाषाएं, अनुच्छेद 345 से 347 तक। इसमें क्या कहा गया है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुवाहक द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक, थर्ड में क्या है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, अनुच्छेद 348 से 349। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली एक खुद की अपनी भाषा होगी। ठीक, नेक्स्ट है भाग 4, विशेष निर्देश, अनुच्छेद 350 से 351। इसमें क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए जाएंगे। ये सब जो है अनुच्छेद 350 से 351 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा भाग 18, आपातकाल के प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360। इसमें जो है 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद। दूसरा है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल, इसका आर्टिकल है 356। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। तो पहला जो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, इसके 3 आधार होते हैं। कौन कौन से, युद्ध, बाह्य असंतोष और सैनिक विद्रोह। अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा 1975 आंतरिक असंतोष के टाइम पे। ठीक है, सेकंड है हमारा राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, इसमें क्या है, यदि राज्य की मशीनें फेल हो जाएं या राज्य संविधान के अनुसार कार्य ना करे या जन व्यवस्था में गड़बड़ी हो तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन जारी कर सकता है। ठीक है, तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल। इसमें क्या है, यदि वित्त मशीन फेल हो जाए या भुगतान संतुलन में गड़बड़ी, राज्य कोषीय घाटे का बढ़ना, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, यदि वित्तीय आपातकाल जारी किया जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश पर निम्नलिखित की, मतलब कुछ लोग हैं जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम, सीएम, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर और स्टेट एम्प्लॉयज़, इन लोगों के वेतन में 50% की कटौती हो जाती है खुद ब खुद, जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तब। नेक्स्ट है हमारा भाग 19। ठीक है, इसमें जो है विविध
के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 361 से 367। इसमें क्या कहा गया है भाग 19 में, राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण और संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण, लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता। ठीक है, और इसमें एक 362 जो अनुच्छेद है उसे निरसित कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद कुछ संधियों, करारों आदि के उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत, महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ये सब जो है भाग 19 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। नेक्स्ट है हमारा संविधान संशोधन भाग 20। ये पूछा जाता है हमेशा, संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368। इसमें जो है इस बिल के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संसद का कोई भी सदन इस बिल को पेश कर सकता है। यदि लोकसभा इसे पेश करती है तो लोकसभा इसे विशेष बहुमत से पास करेगी व राज्यसभा भी विशेष बहुमत से ही पास करेगा। संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति को पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। और क्या है, यदि संसद का कोई सदन इस बिल को रद्द करता है या अवरोध उत्पन्न करता है तो कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा और बिल को फेल माना जाएगा, कोई संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है भाग 21। ठीक है, अस्थायी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान 369 से 392, या कह सकते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान या उपबंध। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्तियाँ मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हों, और कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान जैसे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि में विशेष प्रावधान। और क्या, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना। ठीक, और है उसमें विद्वान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन करना, विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और क्या है, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध और आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में एक विशेष उपबंध। इसमें जो एक अनुच्छेद बीच में आता है 391, इसे निरस्त कर दिया गया, निरसन कर दिया गया। ठीक है, और क्या, इसमें कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये सब जो है इसमें भाग 21 में दी गई हैं। नेक्स्ट है हमारा भाग 20। ठीक, भाग 22। इसमें क्या है, लघु उपाधि, कमेंटमेंट, हिंदी आधिकारिक पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। इसमें क्या, इसे या फिर कह सकते हैं संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक, दिए गए लघु उपाधि। ठीक है, लघु उपाधि कह लो या फिर संक्षिप्त नाम। इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, मतलब संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का संविधान। और फिर है प्रारंभ। प्रारंभ में यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 और 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत प्रवृत्त होंगे। और इस संविधान के शेष उपबंध जो हैं, शेष चीज़ें जो हैं
26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। देखो संविधान हमारा थोड़ा सा पहले ही लागू हो गया था, ठीक है, लेकिन पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को ही पूरा लागू हुआ था, जो इस दिन संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक, अब आता है हमारा हिंदी में आधिकारिक पाठ। इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति क्या है? इस संविधान के हिंदी भाषा में अनुवाद को जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसे उपरांतरणों के साथ जो उसे केंद्रीय अधिनियमों की हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हैं, और ऐसे प्रकाशन के पूर्व किए गए इस संविधान के ऐसे संविधान संशोधन को उसमें सम्मिलित करते हुए तथा अंग्रेजी भाषा में किए गए इस संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद को अपने प्राधिकार से प्रकाशित कराएगा। ठीक है, और निरसन में क्या कहा गया है? निरसन में कहा गया है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का पश्चात कथित अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक सभी अधिनियमों के साथ, जिसके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्पादन अधिनियम 1949 नहीं है, इसके द्वारा निरसन किया जाता है। ये हुए आपके सभी पार्ट कंप्लीट, भाग 22 कंप्लीट हुए। चलिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है। पहले भाग में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है? नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तीसरे में क्या है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। चौथे में क्या है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। चौथे के काम में क्या है? चौथे के काम में है मूल कर्तव्य, कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अब आता है पाँचवें में क्या? संघ की बात कही गई है, और छठे में राज्य की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद आता है सातवां जो है वो निरस्त कर दिया गया है। आठवें में संघ राज्य क्षेत्र की बात कही गई है। 9वें में पंचायत की बात की गई है। 9वें के का में किसकी बात कही है? नगर पालिकाएं की बात कही गई है। 9वें के खा में किसकी बात कही गई है? 9वें के खा में की गई है सहकारी समितियों के बारे में। ठीक, अब आता है 10वें में किसकी बात कही गई है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। 11वें में की गई है संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, 12वें में किसकी कही गई है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में। ठीक, 13वें में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इन सभी के बारे में कहा गया है। 14वें में किसकी कही गई है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, और 14वें के का में वो ट्रिब्यूनल्स जो थे हमारी, ठीक है, CAT और SAT वाली। ठीक है, इसे हिंदी में कहेंगे न्यायाधिकरण कह लो या अधिकरण कह लो। और उसके बाद आता है 15वां, इसमें कही गई है निर्वाचन की बात या फिर चुनाव की बात। 16वें में किसकी बात कही गई है? 16वें में कही गई कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक, 17वें में हमारी राजभाषा के बारे में कहा गया है। 18वें में आपात उपबंध के बारे में जो 3 उपबंध बताए थे आप लोगों को। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक, 19वें में क्या है? प्रकीर्ण या फिर कह लो विविध के बारे में। ठीक, उसके बाद आता है 20वें में किसके है? संविधान संशोधन के बारे में। और 21वें में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और 22वें में संक्षिप्त नाम, मतलब संविधान से रिलेटेड था, संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ कहाँ से हुआ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और संविधान का निरसन के बारे में बताया गया है। आई होप आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली हो, और मुझे लगता है आपको इस वीडियो से कई हद तक संविधान के भाग याद हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।
एंड धन्यवाद।